मैं सरिता अग्रवाल आपके सामने और एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसका शीर्षक है तूफान गुजर गया। जितना हमारा देश उन्नति कर रहा है उतनी ही चोरी डकैती और उससे भी उठकर साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। किस तरह सीधे साधे लोगों को फंसाकर लोग लूटते हैं, ये उसी का एक उदाहरण है। तो सुनिए, तूफान गुजर गया। आईसीयू के बाहर कांच में से झांक रहे प्रांजल ने दादाजी का हाथ पकड़कर जोर से हिला दिया। दादाजी, दादाजी, पापा को होश आ रहा है, देखो हाथ हिल रहा है। दादाजी ने चश्मा पोंछकर देखा, सच में तो। सिस्टर सिस्टर कहकर दोनों ने नर्स का ध्यान खींचना चाहा, पर नर्स ने सुना नहीं। तभी एक डॉक्टर अंदर जाने लगे। प्रांजल ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर खींचा। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को होश आ गया है। डॉक्टर ने रुककर पूछा, मतलब पापा कहाँ हैं? अंदर देखिए, उनका हाथ हिल रहा है। अच्छा, हम देखते हैं। डॉक्टर अंदर आईसीयू में चले गए और उसके पापा को चेक करने लगे। पापा यानी 12 साल के प्रांजल के पिता कल से वे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। घर वालों को लगा वे शायद कोमा में न चले जाएं। सही समय पर सही हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए, तभी तो, नहीं तो अनहोनी की आशंका से सब बहुत परेशान थे। 1 घंटे में प्रांजल के पापा को होश आ चुका था। चूँकि विजिटर्स टाइम था, इसलिए दादाजी के साथ प्रांजल पापा से मिलने अंदर गया। बाकी घर के लोग बाहर ही खड़े रहे। दादाजी चुपचाप बेटे के पास जाकर खड़े हो गए। फिर अचानक से उत्तेजित होकर अपने बेटे के गाल में एक थप्पड़ लगा दिया और दुख और गुस्से के मारे फूट फूट कर रो पड़े। प्रांजल को पास खींचकर रोते रोते बोले, ये देख, तेरा बेटा है ना ये छोटा सा, क्या चाहता है तू? आज तूने जहर खाया है, कल ये जहर खाकर मर जाए, परसों बेटी, बीबी, और फिर हम लोग तो वैसे भी बेकार आदमी हैं, ना जीने में है ना मरने में। तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई जिए या मरे? दादाजी फुट फुट कर रोते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे। सभी घूमकर उन्हें देखने लगे। तुरंत डॉक्टर नर्स पास आए और दोनों को आईसीयू से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने दादाजी के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। आप चिंता न करें, होश आ गया है, 2 दिन में एकदम ठीक हो जाएंगे। अभी दवाइयों का भी असर है और सदमे में भी हैं। नर्स ने बाकी घर के लोगों को समझाया, आप लोग चिंता न करें, खतरा टल गया है, पर पेशेंट के दिमाग पर जोर न पड़े, इसका ख्याल रखिए। प्रांजल के पापा यानी कि मिस्टर अनिरुद्ध सिन्हा, नाम भी बड़ा और काम भी बड़ा। छोटी सी कंपनी शुरू की थी जिसे उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपनी पहचान बनाई, ऊंचा उठाया। इतने मेहनती और सूझबूझ वाले व्यक्ति का नाम तो होगा ही, जिसने प्रशंसक होंगे उतने ही शत्रु भी होंगे, ये सच बात है। पता नहीं कहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। उड़ती उड़ती खबर मिली कि कंपनी में कुछ घोटाला हो रहा है। अनिरुद्ध को विश्वास नहीं हुआ। उनकी अपनी कंपनी, वे अकेले मालिक, कैसे संभव है? फिर कुछ फ़ोन आने लगे कि टैक्स चोरी और गबन के मामले में उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर इतना समझ आ गया कि वे किसी गहरे षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। कोई अपना ही उन्हें धोखा दे रहा है और जहरीला वातावरण तैयार कर रहा है। अपने सहयोगियों और कर्मचारियों का इतना ध्यान रखते हैं, सबका दुख सुख बांटते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अचानक एक फ़ोन आया, कोई अपरिचित था। पहले तो अनिरुद्ध ने नज़रअंदाज किया, पर 2-3 बार कॉल आने पर उन्होंने बात की। पूरी बात वह समझ नहीं पाए, बड़ी गोलमोल बात की थी। उस व्यक्ति ने मिलने को कहा, बोला, हम आपके शुभचिंतक हैं, पर सबके सामने ना आकर गुप्त रूप से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, आप जानते हैं सीबीआई आपके यहाँ छापा मारने वाला है। अगर बचना चाहते हो तो आकर मिलो, हम किसी भी तरह तुमको बचा लेंगे। अनिरुद्ध हाई प्रेशर के मरीज थे। कहीं बाहर जाकर मिलने में डर लगा, विश्वास था भी और नहीं भी। नीचे गाड़ी में आदमी बुला रहा है, क्यों समझ नहीं आया। डिप्रेशन के चलते स्लीपिंग पिल्स खाकर सो गए। उनकी पत्नी 2 दिन से उन्हें परेशान देख रही थी। उसे तुरंत शक हुआ, तुरंत सबको बुलाकर हॉस्पिटल देकर दौड़ी। सबकी तत्परता से अनिरुद्ध बच गए। 3 दिन बाद वो घर आए, पर ना किसी से बात करते, ना ही कुछ खाना पीना चाहते थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि
कैसे इतना कुछ घट गया। भाई, पत्नी, बच्चे सब सांत्वना दे रहे थे। दादाजी आकर बेटे के पास बैठ गए। कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सिर पर हाथ फेरते गए। आंखों से झलकता पानी पहुंचा, उसके शरीर पर हाथ फेरते रहे। धीरे धीरे अनिरुद्ध के मन की गांठ बर्फ पिघलने लगी। पापा का हाथ पकड़कर रो पड़े। पापा, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, अपने खून पसीने से कंपनी खड़ी की है। पापा ने बच्चे की तरह पुचकारा। बेटा, किसने कहा कि तुमने कुछ गड़बड़ की है? बोलने वाले ने प्रमाण दिखाया? नहीं पापा, 3-4 दिन से फ़ोन आ रहे थे, कैसी गोलमोल बात करते, गुप्त जगह पर समझौता करने बुला रहे थे। मुझे लगा शायद किडनैप ना करें या फिर मार ही ना दें। मालूम है बेटा, जो चीज़ थी ही नहीं उसी का भूत बनाकर हवा दिखा दिया और तुम डर गए। अरे थोड़ा बुद्धि से काम लिया होता तो पुलिस से कांटेक्ट करते, प्राइवेट या सरकारी साइबर क्राइम वाली कंपनियों से हेल्प मांगते। ये सब फ्रॉड लोग थे। तुम्हें धोखे से बुलाकर होटल में कैद करके सारे बिजनेस के डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, आधार कार्ड वगैरह की जानकारी लेते और सब कुछ हथिया लेते। धीरे धीरे अनिरुद्ध सोचने लगे, पापा इतने फ़ोन और मैसेज थे कि मेरा प्रेशर बढ़ता गया। पापा ने कहा, इसीलिए तुमने स्लीपिंग पिल्स खा ली। अरे किसी के साथ तुमने अपनी समस्या बांटी होती, किसी से सलाह ली होती तो ये अनर्थ नहीं होता। मैं जब आया तो नीचे एक गाड़ी में 2 आदमी बैठे थे, तभी मुझे खटका लगा। तुरंत पुलिस और अपने सीए को खबर दी। तभी देखा तुम और बच्चे मिलकर बहू और बच्चे मिलकर तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, गाड़ी के नंबर से होटल तक पहुंच गए। एक ही आदमी पकड़ा गया, बाकी भाग गए, मगर पकड़े ज़रूर जाएंगे। बहुत जल्दी पूरा राज खुलेगा। और हाँ, फिर मरने मारने की बात ना करना, बहुत पीटूंगा, समझे? बोलते बोलते दादा हाँफने लगे। अनिरुद्ध बोला, पापा लोग मेरा विश्वास करेंगे ना, मैं सही आदमी हूँ, बेईमान नहीं हूँ। पापा ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, ये ऊपर बैठा है ना, अपने भक्तों पर पूरी नज़र रखता है, उस पर विश्वास रखो तो बुद्धि भी स्थिर रहेगी। दादाजी ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। ईश्वर सब मंगल करेंगे, सब ठीक होगा। ये सिर्फ एक धोखा था, एक तूफान था, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद।